हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसएस एजुकेशन। आज का हमारा लेक्चर है फरवरी मंथ के बैंकिंग अवेयरनेस का। तो ये जो स्लाइड है मैं बहुत पहले रेडी कर चुकी थी, लेकिन अभी मैं काफ़ी टाइम से इसको रिकॉर्ड नहीं कर पाई ड्यू टू सम हेल्थ इश्यूज़। तो इस वजह से काफ़ी दिन से लेक्चर्स नहीं आ रहे हैं चैनल पर, लेकिन अब मैं ट्राई करूँगी कंटिन्यू करने का। ठीक है, तो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज़ रिमूव 3 बैंक्स, धनलक्ष्मी बैंक, इलाहाबाद बैंक एंड विच अदर बैंक फ्रॉम द पीसीए फ्रेमवर्क। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 3 बैंक्स को पीसीए फ्रेमवर्क से बाहर निकाला है। उनमें से एक है धनलक्ष्मी बैंक, एक है इलाहाबाद बैंक और तीसरा बैंक कौन सा है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2, कॉर्पोरेशन बैंक। तो ये चीज़ आपको पता ही होगी, धनलक्ष्मी बैंक जो है ये एक प्राइवेट सेक्टर बैंक है। 2 पब्लिक सेक्टर बैंक इसमें से पीसीए फ्रेमवर्क से बाहर निकले थे, वो थे इलाहाबाद बैंक और कॉर्पोरेशन बैंक। अब आपको पता होगा कि पहले पीसीए फ्रेमवर्क्स में 11 पब्लिक सेक्टर बैंक्स थे। उसके बाद कुछ टाइम पहले बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र और ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, इन तीनों बैंक्स को पीसीए फ्रेमवर्क से बाहर निकाला था और अब निकाल दिया है इलाहाबाद बैंक और कॉर्पोरेशन बैंक को। तो इसके साथ अब सिर्फ 6 बैंक है जो अभी पीसीए फ्रेमवर्क में है। और इलाहाबाद बैंक जो है इसका हेडक्वार्टर है कोलकाता वेस्ट बंगाल में और इसके एमडी सीईओ का नाम है एसएस मल्लिकार्जुन राव। कॉर्पोरेशन बैंक जो है इसका हेडक्वार्टर है मैंगलोर कर्नाटका में और इसके एमडी सीईओ का नाम है पीवी भारती। ये भी न्यू अपॉइंटमेंट है बिल्कुल, तो इसको आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्मॉल फाइनेंस बैंक लॉन्च्ड किसान सुविधा लोन फॉर स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स। तो इनमें से कौन से स्मॉल फाइनेंस बैंक ने किसान सुविधा लोन लॉन्च किया है स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स के लिए? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक। अब देखो यहाँ पे मैंने ट्राई किया है कि आपको करंट के साथ स्टैटिक सारी चीज़ें बताई जाए। तो स्मॉल फाइनेंस बैंक से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। देखो, स्मॉल फाइनेंस बैंक करता क्या है, जितने भी हमारे अनसर्व्ड सेक्टर्स होते हैं जैसे कि स्मॉल बिजनेस यूनिट्स है, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स है, माइक्रो एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज़ है, इन सब को बैंकिंग फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो मेन काम स्मॉल फाइनेंस बैंक का यही है। स्मॉल फाइनेंस बैंक बनाने की जो रिकमेंडेशन है वो दी थी नचिकेत मोर कमेटी ने, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। और स्मॉल फाइनेंस बैंक सेटअप करने के लिए आपके मिनिमम पेड अप इक्विटी क्या होनी चाहिए? वो होनी चाहिए ₹100 करोड़। तो ये एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो इसको आप ध्यान रखना। और एक और चीज़ ध्यान रखना है आपको यहाँ पर, वो ये है कि स्मॉल फाइनेंस बैंक को जो भी एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट होता है उसमें 75% रखना पड़ता है प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग के लिए। और साथ में बाकी पीएसबी बैंक्स के जैसे इनको सीआरआर और एसएलआर मेंटेन करके रखना पड़ता है। ठीक है, उसके बाद स्मॉल फाइनेंस बैंक के हेडक्वार्टर्स की लिस्ट आपको ध्यान होनी चाहिए। ये मैं हमेशा आपको देती हूँ, इसलिए देती हूँ ताकि आप बार बार इसे देखें और आपको याद हो जाए, क्योंकि एग्जाम में इनके हेडक्वार्टर्स पूछ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस सीएसओ हैज रिवाइज द जीडीपी ग्रोथ फॉरकास्ट फॉर 2017-18 टू व्हाट परसेंट। तो सीएसओ ने जीडीपी फॉरकास्ट को रिवाइज करा है 2017-18 का, ध्यान रखना 2017-18 है ये। ठीक है, तो इसका जो फॉरकास्ट अभी रिवाइज करा है वो कितना है? तो वो है ऑप्शन नंबर 4, 7.2%। पहले जो सीएसओ ने फॉरकास्ट किया था 2017-18 का था वो था 6.7%, अब इन्होंने रिवाइज कर दिया है 7.2%। उसके बाद सीएसओ से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जो आपको ध्यान रखनी है, पहली चीज़ तो ये कि एक गवर्नमेंटल एजेंसी है जो कि किसके अंडर आती है? मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। और मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के मिनिस्टर है डीवी सदानंद गौड़ा। डीवी सदानंद गौड़ा जो है ये केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स के भी मिनिस्टर है। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना। उसके बाद ये मैंने आपको बता ही दिया कि इसने रिवाइज करी 2017-18 के लिए जीडीपी फोरकास्ट 7.2% और 2016-17 के लिए रिवाइज करा है 8.2%। उसके बाद जो अभी का 2018-19 का सीएसओ ने एडवांस एस्टिमेट करा था वो भी था 7.2%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द डेटा रिलीज्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, द फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इनटू इंडिया वाज डिक्लाइंड बाय व्हाट परसेंट टू $33.5 बिलियन ड्यूरिंग अप्रैल दिसंबर पीरियड ऑफ 2018-19। तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अकॉर्डिंग जो एफडीआई है इंडिया में वो कितने परसेंट डिक्लाइन हो गया है 2018-19 के अप्रैल से दिसंबर के पीरियड में? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2, 7%। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखना। और ये हो कितना गया है? $33.5 बिलियन। ठीक है, इसके बाद जो मेन की सेक्टर्स हैं जो कि मैक्सिमम फॉरेन इन्वेस्टमेंट देते हैं इंडिया में, उसमें से सबसे टॉप पर है सर्विसेज। उसके बाद है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर, फिर टेलीकम्युनिकेशन, ट्रेडिंग, केमिकल्स एंड ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। और जो लार्जेस्ट सोर्स है एफडीआई का ड्यूरिंग अप्रैल दिसंबर पीरियड ऑफ 2018-19 वो है सिंगापुर। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना। उसके बाद सिंगापुर के बाद है मॉरिशस। नेक्स्ट है, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इम्पोज्ड अ पेनल्टी ऑफ ₹1 करोड़ ऑन विच बैंक ड्यू टू नॉन कंप्लाइंस विद द डायरेक्शंस रिगार्डिंग फ्रॉड्स एंड रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम्स। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 1 करोड़ की पेनल्टी इनमें से कौन से बैंक पे लगाई है? क्योंकि जो भी रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम होता है और फ्रॉड्स होते हैं उसके लिए जो भी डायरेक्शंस होते हैं उसके लिए इस बैंक ने ढंग से काम नहीं किया है। तो इसका आंसर है
ऑप्शन नंबर 1 सिंडिकेट बैंक। अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 3 बैंक्स पर पेनल्टी लगाई थी, एक तो था सिंडिकेट बैंक और एक है एक्सिस बैंक और यूको बैंक। सिंडिकेट बैंक पे 1 करोड़ की लगाई है, एक्सिस और यूको बैंक पे लगाई है 2 करोड़ की, और एक्सिस बैंक पे 20 लाख की और भी लगाई है फॉर द डिटेक्शन एंड इम्पाउंडिंग ऑफ काउंटरफीट नोट्स। ठीक है, इसके साथ साथ ध्यान रखना सिंडिकेट बैंक का हेडक्वार्टर है मणिपाल कर्नाटका में। अब जनवरी का जो एक बैंकिंग अवेयरनेस का लेक्चर मैंने बनाया था उसमें मैंने यहाँ पर गलती से हेडक्वार्टर सिंडिकेट बैंक का बैंगलोर लिख दिया था शायद, तो उसके लिए मैं एक्सट्रीमली सॉरी। लेकिन आप लोग भी प्लीज़ थोड़ा समझा कीजिए, मैं भी इंसान हूँ, कभी कभी गलती हो जाती है मुझसे भी। एक जने ने मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख दिया, मैंने उसको मान लिया, फिर भी एक जने का कमेंट देख के आप लोग बार बार उसी चीज़ पे कमेंट कर रहे हो कि मैम आपने ये गलत लिख दिया, आपने गलत लिख दिया। अब मैं स्लाइड में तो इसमें चेंज कर ही नहीं सकती, अब मैं क्या करूँ आपको बताओ। आप मैं सिर्फ वहाँ पर हाईलाइट ही कर सकती हूँ आपका कमेंट कि आप लोग देख लो कि ये चीज़ थोड़ी सी गलत थी और मैं आगे से ध्यान रखूँगी। तो प्लीज़ आप थोड़ा सा कॉपरेट किया कीजिए, और कुछ भी मेरी तरफ से गलती होती है तो मैं नेक्स्ट स्लाइड में आपको हमेशा बताती हूँ कि मैंने ये गलती कर दी थी, इसको आप नोट कर लेना। ठीक है, तो सिंडिकेट बैंक के एमडी सीईओ का नाम है मृत्युंजय महापात्रा, और यूको बैंक जो है इसका हेडक्वार्टर है कोलकाता वेस्ट बंगाल में, इसके एमडी सीईओ का नाम है अतुल कुमार गोयल। एक्सिस बैंक का हेडक्वार्टर मुंबई में है, एमडी सीईओ है अमिताभ चौधरी। नेक्स्ट उसके बाद आरबीआई ने 1 करोड़ की पेनल्टी एसबीआई पर भी लगाई थी। अब यहाँ पर जो एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है वो ये देखनी है कि आरबीआई ने जो एसबीआई पे ये पेनल्टी लगाई है, ये लगाई है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के तहत अकॉर्डिंग टू सेक्शन 47A। ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान रख, सेक्शन 47A ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के अकॉर्डिंग इन्होंने एसबीआई पर ये पेनल्टी लगाई है। ठीक है, एसबीआई का हेडक्वार्टर है मुंबई में, चेयरमैन है रजनीश कुमार। इसके बाद आरबीआई ने 1.5 करोड़ की इलाहाबाद बैंक पर पेनल्टी लगाई थी और 2 करोड़ की कॉर्पोरेशन बैंक पर भी पेनल्टी लगाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द स्टेट बैंक ऑफ इंडियाज यूके चीफ हु वाज ऑनर्ड विद द फ्रीडम ऑफ द सिटी ऑफ लंदन बाय द सिटी ऑफ लंदन कॉर्पोरेशन। तो इनमें से कौन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के यूके के चीफ है जिनको ऑनर किया गया है फ्रीडम ऑफ द सिटी ऑफ लंदन के अवार्ड से? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1 संजीव चड्डा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच पेमेंट्स बैंक अनाउंस द लॉन्च ऑफ अ स्वीप अकाउंट फैसिलिटी इन एसोसिएशन विद सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक। अब देखो यहाँ पर आपको समझना पड़ेगा पहले कि ये स्वीप अकाउंट फैसिलिटी है क्या। देखो स्वीप अकाउंट में क्या होता है कि आपको पता होगा कि पेमेंट्स बैंक जो है ये एक्सेप्ट करते हैं डिपॉजिट सिर्फ और सिर्फ 1 लाख तक। ठीक है, इससे ज़्यादा डिपॉजिट आप पेमेंट बैंक में नहीं कर सकते। तो अगर आपको इससे ज़्यादा डिपॉजिट करने हैं तो उसके लिए जो पेमेंट्स बैंक होते हैं वो स्वीप अकाउंट फैसिलिटी का यूज़ लेते हैं। इससे क्या होगा कि आप ज़्यादा जो भी डिपॉजिट है वो सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक, कोई भी स्मॉल फाइनेंस बैंक जिनके साथ इन्होंने एसोसिएशन किया है उसमें वो आप एक्स्ट्रा डिपॉजिट कर सकते हो। ठीक है, तो ये होती है स्वीप अकाउंट फैसिलिटी। तो इसमें इनमें से कौन से पेमेंट बैंक ने सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ स्वीप अकाउंट फैसिलिटी के लिए एसोसिएशन किया है? तो वो किया है फिनो पेमेंट्स बैंक ने। उसके बाद पेमेंट्स बैंक से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, जो मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट है वो होती है 100 करोड़ की। ये जो डिपॉजिट करते हैं वो सिर्फ 1 लाख पर कस्टमर तक ही डिपॉजिट करते हैं। करंट और सेविंग अकाउंट दोनों ऑपरेट करते हैं, एटीएम कार्ड्स प्रोवाइड करते हैं, डेबिट कार्ड प्रोवाइड करते हैं, नेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग जैसी फैसिलिटीज़ भी पेमेंट बैंक प्रोवाइड करते हैं। और इसको भी रिकमेंड किया था नचिकेत मोर कमेटी ने। उसके बाद पेमेंट बैंक क्या नहीं करते, एक तो ये लोन्स इश्यू नहीं करते और क्रेडिट कार्ड्स इश्यू नहीं करते। ठीक है, तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। और जो पेमेंट बैंक है इसमें फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अलाउड होता है 74%, और पेमेंट्स बैंक की 25% ब्रांचेस जो है वो रूरल अनबैंक्ड एरियाज में होनी चाहिए। और पेमेंट्स बैंक का लाइसेंस जो है वो मिलता है अंडर सेक्शन 22 ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। तो ध्यान रखना यहाँ पर सेक्शन 22 है। उसके बाद जितने भी पेमेंट बैंक है इनके हेडक्वार्टर्स आपको ध्यान रखने हैं और इनके एमडी और सीईओ का नाम भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, विच कंपनी एक्वायर्ड द नोएडा बेस्ड लास्ट मिनट होटल बुकिंग ऐप नाइट स्टे। तो इनमें से कौन सी कंपनी ने नाइट स्टे को एक्वायर कर लिया है? तो ये एक्वायर किया है अमेजॉन ने। नेक्स्ट है, इंडिया एंड विच कंट्री हैड साइंड अ एमओयू टू प्रमोट कॉपरेशन इन द एरियाज ऑफ म्यूचुअल इंटरेस्ट पर्टेनिंग टू द डेवलपमेंट ऑफ ब्लू इकोनॉमी। तो ब्लू इकोनॉमी के डेवलपमेंट के लिए इनमें से कौन सी कंट्री के साथ इंडिया ने एक एमओयू साइन किया है? तो ये साइन किया है ऑप्शन नंबर 4 नॉर्वे के साथ। अब देखो यहाँ पर एक चीज़ आप ध्यान रखना कि नॉर्वे जो है वो ग्लोबल लीडर है ब्लू इकोनॉमी का। ठीक है, नॉर्वे की कैपिटल है ऑस्लो और करेंसी है क्रोन। नॉर्वे की प्राइम मिनिस्टर का नाम भी आपको ध्यान रखना है क्योंकि इन्होंने रिसेंटली इंडिया में विजिट करी थी। इनकी प्राइम मिनिस्टर का नाम है एर्ना सोलबर्ग। ठीक है, तो एर्ना सोलबर्ग नॉर्वे की प्राइम मिनिस्टर है, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल आईपी इंडेक्स ऑफ टॉप 50 इकोनॉमीज इन द वर्ल्ड विच इज रिलीज्ड बाय यूएस चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स।
तो यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने इंटरनेशनल आईपी इंडेक्स को रिलीज किया था, जिसमें उन्होंने टॉप 50 इकोनॉमीज इन द वर्ल्ड जो है उनकी लिस्ट दी है। तो उसमें इंडिया की कितनी रैंक है? इंडिया की रैंक है इसमें 36। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ध्यान रखना। और इसमें टॉप किया है यूएसए ने। नेक्स्ट है, एज पर आरबीआई 6th बाई मंथली पॉलिसी स्टेटमेंट व्हाट इज द करंट रिवर्स रेपो रेट। तो आरबीआई ने 6th बाई मंथली पॉलिसी स्टेटमेंट को रिलीज किया था, इसमें करंट रिवर्स रेपो रेट कितनी है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2, 6%। देखो 6th बाई मंथली पॉलिसी में आरबीआई ने 25 बेसिस पॉइंट से जितनी भी रेट्स है उनको कट किया था। तो रिवर्स रेपो रेट पहले 6.25% थी, अब हो गई है 6%। और बाकी सारी रेट्स भी आप ध्यान रखना। रेपो रेट हो गई है 6.25, रिवर्स रेपो रेट 6%, एमएसएफ है 6.5, बैंक रेट 6.5, सीआरआर 4% और एसएलआर 19.25%। नेक्स्ट है, नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल इज सेलिब्रेटिंग नेशनल प्रोडक्टिविटी वीक फ्रॉम February 12 to 18। व्हाट वाज द थीम ऑफ द नेशनल प्रोडक्टिविटी वीक। तो नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल ने नेशनल प्रोडक्टिविटी वीक को सेलिब्रेट किया था। तो इसकी थीम क्या थी? इसकी थीम थी सर्कुलर इकोनॉमी फॉर प्रोडक्टिविटी एंड सस्टेनेबिलिटी। नेक्स्ट है, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन एनटीपीसी साइंड अ लोन एग्रीमेंट ऑफ ₹5,000 करोड़ विद विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक्स। तो एनटीपीसी ने 5,000 करोड़ रुपीस का लोन एग्रीमेंट साइन किया है, इनमें से कौन से बैंक के साथ? तो ये साइन किया है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच बैंक हैज वॉन द एजीज ग्राहम बेल अवार्ड 2018 फॉर इनोवेशन इन डेटा साइंस। तो इनमें से कौन से बैंक को एजीज ग्राहम बेल अवार्ड 2018 दिया है फॉर इनोवेशन इन डेटा साइंस? तो ये दिया है येस बैंक को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये जो अवार्ड है ये येस बैंक को क्यों दिया है? क्योंकि इन्होंने अपना इंडस्ट्री फ्री प्रोजेक्ट जो है जिसका नाम था येस ट्रिपल ई है यहाँ पर, एंगेज, एनरिच और एक्सेल, इसको लॉन्च किया था पणजी, गोवा में। नेक्स्ट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट हैज साइंड एन एग्रीमेंट विद विच बैंक वर्थ $40 million फॉर सप्लाइंग वाटर टू द सिटीजन्स ऑफ ग्रेटर शिमला। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने और हिमाचल प्रदेश की गवर्नमेंट ने इनमें से कौन से बैंक के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया है $40 million का, ताकि वहाँ के सिटीजन्स को वाटर सप्लाई कर सके? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2, वर्ल्ड बैंक। तो वर्ल्ड बैंक ने $40 million का लोन साइन किया है हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट के साथ। ठीक है, अब यहाँ पर हेडक्वार्टर्स भी आपको बता देती हूँ। एडीबी का हेडक्वार्टर है मैंडेयुलोंग, मनीला, फिलीपींस में। वर्ल्ड बैंक का है वॉशिंगटन डीसी, यूनाइटेड स्टेट्स। और एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का है बीजिंग, चाइना में। नेक्स्ट है, अमेजॉन इन पार्टनरशिप विथ विच बैंक लॉन्च्ड अमेजॉन पे यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। तो अमेजॉन ने इनमें से कौन से बैंक की पार्टनरशिप के साथ लॉन्च किया है अमेजॉन का यूपीआई? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3, एक्सिस बैंक। इसको याद रखने का तरीका, अमेजॉन भी ए से स्टार्ट होता है और एक्सिस बैंक भी ए से, तो इससे ध्यान रखना। नेक्स्ट है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया विड्रू हाउ मच % लिमिट ऑन इन्वेस्टमेंट बाय एफपीआईज इन कॉर्पोरेट बॉन्ड्स ऑफ एन एंटिटी विद अ व्यू टू एनकरेज मोर फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स। तो एफबीआई जो कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करते थे उसकी कुछ लिमिट होती थी। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कितनी % लिमिट जो है उसको विड्रू कर दिया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2, 20%। तो 20% जो लिमिट है उसको विड्रू कर दिया है ताकि ज़्यादा फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है वो इंडिया में आ सके। एफपीआईज क्या होते हैं ये मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। देखो, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स वो इन्वेस्टर्स होते हैं जो कि इंडिया की किसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, और ये जो इन्वेस्टमेंट होता है वो या तो बॉन्ड्स लेकर होता है, या फिर शेयर, या फिर कोई भी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़। ठीक है, तो यहाँ पर एफपीआई जो होते हैं वो कोई भी ये फाइनेंशियल एसेट्स जो है इनको बाय करते हैं। तो इंडिया की किसी कंपनी में उनका डायरेक्ट होल्डिंग नहीं होती, ये चीज़ ध्यान रखना। ठीक है, तो इस वजह से ये अलग होते हैं एफडीआई से। एफडीआई होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, इनमें जो भी इन्वेस्ट करते हैं वो इंडिया की कंपनी में ही इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन यहाँ पर उनकी डायरेक्ट ओनरशिप होती है उस कंपनी में। ठीक है, तो जो भी मैनेजमेंट होगा उसमें इनका कुछ ना कुछ रोल होता है, कुछ कंट्रोल होता है। यहाँ पर एफपीआई में से फाइनेंशियल एसेट जो है उनको बाय कर रहे हैं ये लोग। नेक्स्ट है, IndiaMoneyInsurance.com, a subsidiary of the IndiaMoney.com group, has acquired a broking license from which authority to enter insurance business। तो IndiaMoney.com ग्रुप की एक सब्सिडरी है जिसका नाम है IndiaMoneyInsurance.com। इसने इनमें से कौन सी एंटिटी से या फिर अथॉरिटी से लाइसेंस लिया है ताकि वो इंश्योरेंस बिजनेस स्टार्ट कर सके? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 4, IRDAI। तो आप में से जिनको पता है उनका इसका आंसर पता ही होगा, क्योंकि बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर आपको इंश्योरेंस बिजनेस में एंटर करना है तो आपको IRDAI से परमिशन लेनी पड़ेगी, क्योंकि ये इंश्योरेंस बिजनेस का रेगुलेटरी अथॉरिटी है। ठीक है, IRDAI मतलब इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो इंश्योरेंस सेक्टर को जो रेगुलेट करता है वो है IRDAI। मनी मार्केट का रेगुलेटर है RBI। कैपिटल मार्केट का रेगुलेटर है SEBI। ठीक है, नेक्स्ट है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम स्टूड एट ₹7,277 करोड़ in all PSBs by the end of March 2018।
तो इनमें से कौन सी एक स्कीम है जिसका नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स जो है वो 7,277 करोड़ रुपीस का था इन ऑल द PSBs बाय द एंड ऑफ मार्च 2018? तो इसका आंसर है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। ठीक है, तो इसका काफ़ी नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स था। अब प्रधानमंत्री मुद्रा योजना है क्या? ये मदद करती है जितने भी स्मॉल बोरोवर्स होते हैं ताकि वो जितने भी हमारे पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं उनसे बोरो कर सके। ठीक है, पब्लिक सेक्टर बैंक्स भी है यहाँ पर, रीजनल रूरल बैंक्स भी है, कोऑपरेटिव बैंक्स भी है, प्राइवेट सेक्टर फॉरेन बैंक्स, MFI नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी, इन सब से ये लोग लोन ले सकते हैं स्मॉल बोरोवर्स। और ये जो लोन है अप टू ₹10 लाख का ये लोन ले सकते हैं। इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ एग्जाम के लिए आपको ध्यान रखनी है वो है कि इसमें कितने टाइप के लोन्स होते हैं। तो देखो, इसमें 3 टाइप के लोन होते हैं, इसको आपको ध्यान रखना है। शिशु लोन है, ये कवर करता है अप टू लोन्स अप टू 50,000 रुपीज़। किशोर जो है ये कवर करता है लोन्स अबव 50,000 एंड अप टू 5 लाख। और तरुण है अबव 5 लाख अप टू 10 लाख। तो ये लिमिट्स भी आपको ध्यान रखनी है और इनका नाम भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, हु वॉज अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ द सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस? तो CBDT के चेयरमैन कौन अपॉइंट हुए हैं? ये अपॉइंट हुए हैं प्रमोद चंद्र मोदी। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखना। इसके साथ एक और अपॉइंटमेंट आप ध्यान रखना कि IDBI बैंक जो है इसके नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन बने हैं हेमंत भार्गव। IDBI बैंक का हेडक्वार्टर है मुंबई में, चेयरमैन बने हैं हेमंत भार्गव, और MD और CEO इसके राकेश शर्मा है। तो इसमें कंफ्यूज मत होना, MD CEO अभी भी राकेश शर्मा ही है, चेयरमैन बने हैं हेमंत भार्गव। और IDBI बैंक की जो रिसेंट न्यूज़ है वो आपको भी ध्यान होगी कि ये जो है ये अब एक प्राइवेट बैंक बन गया है। ठीक है, पहले ये पब्लिक सेक्टर बैंक्स में आया करता था लेकिन अब RBI ने इसको एक प्राइवेट बैंक डिक्लेयर कर दिया है। नेक्स्ट है, नेम द जनरल इंश्योरेंस कंपनी दैट लॉन्च्ड फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड ट्रिप प्रोटेक्टर पॉलिसी इन इंडिया? तो इनमें से कौन सी जनरल इंश्योरेंस कंपनी ने ट्रिप प्रोटेक्टर पॉलिसी जो है वो इंडिया में लॉन्च करी है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 4 HDFC अर्गो जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड। नेक्स्ट है, नेम द न्यू माइक्रो इंश्योरेंस प्लान दैट विल प्रोवाइड कवरेज ऑफ अप टू 2 lakhs बाय द LIC ऑफ इंडिया? तो लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन जो है वो 2 लाख तक का कवरेज देगी इनमें से कौन से एक नए माइक्रो इंश्योरेंस प्लान से? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1 माइक्रो बचत। नेक्स्ट है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया डिसाइडेड टू ट्रांसफर हाउ मच करोड़ एज इंटरिम डिविडेंड टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन द करंट फिस्कल ईयर 2018-19? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कितना इंटरिम डिविडेंड प्रोवाइड करेगी फाइनेंशियल ईयर 2018-19 के लिए? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2 ₹28,000 करोड़। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अगस्त में गवर्नमेंट को 40,000 करोड़ का डिविडेंड दिया था, अब दिया है 28,000 करोड़ का। तो अब इसका मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने फाइनेंशियल ईयर 2018-19 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को 68,000 करोड़ का डिविडेंड दे दिया है। ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखना। ये जो फिस्कल है, देखो RBI का जो फिस्कल है वो चलता है जुलाई से जून तक का। ठीक है, तो RBI का जुलाई से जून तक का फिस्कल होता है। तो इस फिस्कल में इन्होंने 68,000 करोड़ रुपीज़ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को डिविडेंड दे दिया है। नेक्स्ट है, फाइनेंस मिनिस्ट्री अनाउंस्ड अ कैपिटल इन्फ्यूजन ऑफ ₹48,239 करोड़ टू 12 पब्लिक सेक्टर बैंक्स रिसेंटली, विच बैंक रिसीव द हाइएस्ट इन्फ्यूजन ऑफ ₹9,086 करोड़? तो फाइनेंस मिनिस्ट्री ने कैपिटल इन्फ्यूजन किया है हमारे 12 पब्लिक सेक्टर बैंक्स में। तो इनमें से कौन से बैंक्स में सबसे ज़्यादा इन्होंने इन्फ्यूजन किया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3 कॉर्पोरेशन बैंक। नेक्स्ट है, द फ्यूचर ऑफ इंडियन इकोनॉमी कॉन्फ्रेंस वॉज को होस्टेड बाय द फाउंडेशन फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ एंड वेलफेयर अलॉन्ग विथ विच इंस्टीट्यूट या फिर मिनिस्ट्री? तो फ्यूचर ऑफ इंडियन बैंकिंग कॉन्फ्रेंस जो है वो एग्रो फाउंडेशन और इनमें से कौन सी इंस्टीट्यूट या मिनिस्ट्री ने साथ में को होस्ट करी थी? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1 नीति आयोग। ठीक है, तो एग्रो फाउंडेशन और नीति आयोग इन दोनों ने को होस्ट करा था द फ्यूचर ऑफ इंडियन बैंकिंग कॉन्फ्रेंस को। नेक्स्ट है, नेम द न्यू कैटेगरी ऑफ NBFC दैट इज फॉर्म्ड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आफ्टर मर्जिंग 3 कैटेगरीज ऑफ NBFCs, जो कि क्या थी? एसेट फाइनेंस कंपनी, लोन कंपनीज एंड इन्वेस्टमेंट कंपनीज। तो देखो, RBI ने एक नई कैटेगरी बनाई है NBFC की 3 कैटेगरीज को मर्ज करके। तो उस नई कैटेगरी का नाम क्या है? तो इसका नाम है NBFC इन्वेस्टमेंट एंड क्रेडिट कंपनी। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखना आप लोग। तो और इनमें इन्होंने 3 कैटेगरीज को मर्ज किया है जो कि थी एसेट फाइनेंस, लोन कंपनीज और इन्वेस्टमेंट कंपनीज। नेक्स्ट है, नेम द न्यू सोशल इम्पैक्ट बॉन्ड्स लॉन्च्ड बाय वर्ल्ड बैंक, यूनाइटेड नेशंस एंटिटी फॉर जेंडर इक्वालिटी एंड द एम्पावरमेंट ऑफ विमेन एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया विद एन इनिशियल कॉर्पस ऑफ ₹300 करोड़। तो इन सब ने मिलकर एक नया सोशल इम्पैक्ट बॉन्ड को लॉन्च किया है जिसका नाम क्या है?
तो इसका नाम है ऑप्शन नंबर 3 विमेंस लाइवलीहुड बॉन्ड्स। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक अलॉन्ग विथ महिंद्रा विल मेंटोर एंड प्रोवाइड फाइनेंशियल सपोर्ट टू द विनर्स ऑफ स्टार्टअप ग्रैंड चैलेंज। तो इनमें से कौन सा बैंक महिंद्रा के साथ मिलकर फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करेगा स्टार्टअप ग्रैंड चैलेंज के विनर्स को? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2 स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच बैंक साइंड एन एग्रीमेंट विद जर्मनीज KfW डेवलपमेंट बैंक टू रीफाइनेंस सोलर प्रोजेक्ट्स एट अ कॉस्ट ऑफ $113 मिलियन। तो इनमें से कौन सा बैंक जर्मनी के KfW डेवलपमेंट बैंक के साथ जिसने एक एग्रीमेंट साइन किया है ताकि सोलर प्रोजेक्ट्स जो है उनको वो रीफाइनेंस कर सके? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 4 बैंक ऑफ बड़ौदा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्सटेंडेड द डेडलाइन फॉर PPI इशूअर्स टू कंप्लीट देयर नो योर कस्टमर नॉर्म्स बाय 6 मंथ्स। व्हाट डज आई स्टैंड फॉर इन PPI? देखो, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने PPI यूजर्स की नो योर कस्टमर नॉर्म्स को भरने की, जो कंप्लीट करने की जो भी डेडलाइन थी उसको बढ़ा दिया है और अब वो हो गई है 6 मंथ की। तो इसमें PPI जो है, इसमें आई क्या है? इसमें आई है ऑप्शन नंबर 4 इंस्ट्रूमेंट। देखो, PPI का फुल फॉर्म है प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है, ऐसे फुल फॉर्म्स पूछ लेते हैं एग्जाम में, तो इसको ध्यान रखना। तो आज का ये लेक्चर इतना ही है। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर कोई भी डाउट या सजेशन हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।